गाइस दिस इज आशुतोष अग्निक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज से यार कर रहे थे हम लोग सुपर टेट का बैच स्टार्ट। सुपर टेट या यूपी टेट या सी टेट जितने भी हैं, ठीक है। तो क्या 2019 बैच और 2018 बैच, 2017 वाले तो बैठे बिल्कुल भूखे, ठीक है। इधर लड़ने के लिए वे तो बैठे तैयार, तो सब लोग साथ ही में दे रहे हैं इस बार फिलहाल सुपर टेट, ठीक है। तो अपन लोगों को सभी सब्जेक्ट कायदे से कंप्लीट करने के सुपर टेट के एंड तक अपने पूरे सब्जेक्ट हो जाए कंप्लीट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, और चाहे साइंस जितने भी सब्जेक्ट है अपन लोग आराम से 4-5 महीने में डेली 2 से 2.5 घंटे की क्लास चलाएंगे, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे की अपन लोग कराएंगे, कम से कम 2 से 3 पीरियड डेली। मैथ चलेगी अपनी डेली मंडे टू थर्सडे 40 मिनट या 45 मिनट, और सैटरडे संडे करेगा अपना गैप। और मैथ के साथ मैथ तो चलनी डेली है, और बीच बीच में मतलब मंडे को का पता एक आध दिन हिस्ट्री कर दी और वो चैप्टर हो गया, उसके बाद एक आध दिन ज्योग्राफी कर दी और एक आध दिन कर दी पॉलिटी वॉलिटी, ठीक है। स्ट्रेटेजी की कर दी, एक आध दिन ईवीएस, एक आध दिन साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर सब, ठीक है। फिलहाल आज अपना पहला लेक्चर है आज ज्योग्राफी का, ठीक है, यानी भूगोल, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। देखो पिछली बार से जब से यार यूपी टेट का ईवीएस का पेपर आया, पहले तो अपना फिक्स था कि यार ईवीएस में आनी अपनी पर्यावरण अध्ययन 8 से 10 लिमिटेड चैप्टर आराम से हो गई थी। पिछली बार यार आंसू आ गए थे आंखों में जब ईवीएस का पेपर हमने तो दिया था यूपी टेट में। इतने मतलब हर पढ़नी पड़ेगी तुम्हें हर चीज, ये नहीं है पर्यावरण अध्ययन का पेपर है तो पर्यावरण अध्ययन अकेले पढ़ के चले गए, समझे, पढ़नी पड़ेगी तुम्हें सब चीजें। तो फिलहाल अपन ज्योग्राफी अपनी वैसी काम आनी है, सुपर टेट तुम लोगों को देनी है, तो अपन लोग कर रहे हैं डायरेक्ट ज्योग्राफी से स्टार्ट, पहले चैप्टर से ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। देखो सबसे पहले मतलब अपन लोगों को हमेशा लगता होगा कि यार सब चीजें कहाँ से आई, एकदम कहाँ से उत्पत्ति हुई, हम कौन है। हिस्ट्री अपन लोग पढ़ेंगे तो वहां पे अपन लोग सबसे पहले देखेंगे आदि मानव कहाँ से आया, मानव का विकास कहाँ से हुआ, हिस्ट्री का कोण अलग से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मांड है क्या चीज, या सौरमंडल क्या चीज है, अपन लोग ग्रह उपग्रह, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ फेमस टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके 8-10 टॉपिक है फेमस, वो अपन निपटा लेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन लोग इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिग बैंग थ्योरी, जो हनी सिंह वाले गाने तुमने सुनी थी कल, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी देती भाई जॉर्ज लेमेंटियर ने, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले, क्या गई, लगभग 15 अरब वर्ष पहले पूरी आकाश गंगाओं या आकाश गंगा थी या तारे थी, इनका पूरा एक समूह था, ठीक है, पूरा इकट्ठा समूह था, पूरा एक पिंड था, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे जय मिलकर सब ब्रह्मांड बना रहे थे, तो धीरे धीरे इनका और विस्तार होता रहा समय समय के बाद, संकुचन नहीं हुआ, सिकुड़े नहीं है जी, धीरे धीरे और हुआ विस्तार। जब विस्तार हुआ काफी समय बाद, बहुत सालों बाद, तो उसके बाद हुआ इनमें महाविस्फोट, ठीक है। और जब महाविस्फोट हुआ तो उनसे निकली अनेक आकाश गंगाएं, ठीक है, उनसे निकली फिर आकाश गंगाओं में वो पिंड टूटा, ठीक है। ये है अपना ब्रह्मांड, ठीक है, इनसे बना अपनी आकाश गंगाओं से मिलकर बना अपना क्या, ब्रह्मांड। तो भैया बिग बैंग थ्योरी ये थी। इसके बाद गैलेक्सी को यानी आकाश गंगा, अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाश गंगा। देखो सबसे पहले है ब्रह्मांड से छोटी होती फिर आकाशगंगा, और आकाशगंगा से फिर सौरमंडल, फिर है पृथ्वी अपनी, ठीक है। ये इनकी मतलब पृथ्वी से बड़ी अपनी सौरमंडल है, फिर सौरमंडल, हर सौरमंडल की अपनी एक आकाशगंगा होती, फिर आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है क्या, ब्रह्मांड, ठीक है। तो सबसे पहले ये गैलेक्सी है क्या कि एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अरबों तारों का समूह जो होता है उसे कहते हैं गैलेक्सी। किसी केंद्र है उसके चारों तरफ जितनी भी तारे चक्कर लगा रहे वो पूरे हैं गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में होते हैं लगभग 100 अरब तारे, ठीक है। एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, लगभग 100 अरब तारे, और 100 अरब गैलेक्सी से बनता है कम से कम एक, पूरी 100 अरब गैलेक्सी जब मिलती है तब बनता है एक ब्रह्मांड, ठीक है। अब सोचो कितने तारे होंगे अपनी पूरी यूनिवर्स में, लगभग 100 अरब गैलेक्सी मिल रही तब एक यूनिवर्स का निर्माण हो पा रहा, ठीक है। अब भैया अपनी जीत हो गई गैलेक्सी क्या, गैलेक्सी से मिलकर बना ब्रह्मांड, विभिन्न गैलेक्सियों से मिलकर अरबों, देख रहे हैं अरबों, 100 अरबों गैलेक्सियों से मिलकर बना क्या, ब्रह्मांड। और भैया यहां पे लिखा है कि आकाशगंगा पहले सौर पृथ्वी, हर पृथ्वी का अपनी पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह अलग अलग ग्रह, अपनी ग्रह पृथ्वी, तो अपनी भी आकाशगंगा हो गई कोई, तो अपनी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी। आकाशगंगा क्या है, और आकाशगंगा होती क्या है, ब्रह्मांड। तो अपन को पता पड़ गया कि ब्रह्मांड है अनेक आकाश गंगाओं का समूह, ठीक है, यानी अनेक गैलेक्सियों का समूह, ब्रह्मांड क्या है, अनेक गैलेक्सियों का समूह। अब अपनी गैलेक्सी कौन सी है, यानी अपनी
वो कौन सी गैलेक्सी? आकाश गंगा यानी मंदाकिनी। अब आकाश गंगा होती क्या है? करोड़ों तारों, धूल, बादलों व गैसों की प्रणाली। क्वेश्चन हर बार आ चुके, एक भी चीज ऐसी नहीं है यहाँ पे बोर्ड पे जो आपको ऐसी लिखाई जा रही है बस ये कि चलो समझाने के लिए लिखाई। हर पॉइंट एग्जाम में 20 से 25 बार आ चुके, कहीं यहाँ पे, कहीं एसएससी, रेलवे में, कहीं बैंक में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड पे रहता है ये चैप्टर कायदे से। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम की तरह से कम महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो आकाशगंगा या मंदाकिनी, अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। आकाशगंगा है क्या? करोड़ों तारों, धूल, बादलों व गैसों की प्रणाली है आकाशगंगा। ठीक है, जिसमें आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते, धूल होती, बादल होते, उसे कहते हैं आकाशगंगा। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि करोड़ों तारों, धूल व बादलों, गैसों की प्रणाली को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह के, धूमकेतु के, उल्का पिंड के, आकाशगंगा। तो उस टाइम तुम्हें तुरंत ध्यान आना कि ये अपनी आकाशगंगा को टिक लगाना तुम्हें, मंदाकिनी को। ओके, इसके बाद गैलेक्सी, आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सी का एक प्रकार है। पता है अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या है? क्वेश्चन आएगा सीधा डायरेक्ट कि आकाशगंगा क्या चीज है? गैलेक्सी है कि भैया सौरमंडल है, ग्रह है, उपग्रह क्या चीज है? तो आकाशगंगा क्या है? हमारी जो गैलेक्सी है उसका एक प्रकार है, अपनी गैलेक्सी का नाम है। हमारे सौरमंडल का मुखिया जो सूर्य है वो इसी गैलेक्सी में रहता। हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल को जो मुखिया है, क्वेश्चन सीधा आएगा, सौरमंडल का मुखिया। तो हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। और सौरमंडल बनता किन किन चीजों से? सौरमंडल में होते हैं सूर्य जो मुखिया है, सौरमंडल में होते हैं 8 ग्रह, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, सौरमंडल में गैस, धूल, धूमकेतु, उल्का पिंड और उपग्रह। इन सब चीजों से मिलकर बनता है हमारा सौरमंडल। ठीक, सौरमंडल में कितनी चीज होगी? अपनी सूर्य, अपना सौरमंडल है तो अपना मुखिया है सूर्य। सूर्य हो गया, 8 ग्रह, अपने ग्रह कितने? 8, 9 नहीं है, 8 है। 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, गैस, धूल, धूमकेतु, उल्का पिंड, उपग्रह। और इन्हीं सब चीजों के बारे में अपन को डिटेल में अब चीजें पढ़नी है आगे, क्या हमारा सौरमंडल इन सब चीजों से बना है। इन्हीं सब चीजों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आकाशगंगा या मंदाकिनी। इसके बाद सौरमंडल का मुखिया पता पड़ गया कि सूर्य है हमारी आकाशगंगा का मुखिया। आकाशगंगा की अंधेरी रात में जो धुंधली सी भुजा दिखाई देती है उसे कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, ठीक है, हाँ, हिंदी में दुग्ध मेखला। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला है क्या? आकाशगंगा की रात में जो धुंधली सी भुजा दिखाई देती है, धुंधली सी, उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। मतलब तुम्हें ये देखना है कि कौन सी चीज किससे रिलेट कर रही, आकाशगंगा से रिलेट कर रही, गैलेक्सी से, मतलब उससे, कि धूमकेतु से रिलेट कर रही, कि क्षुद्र ग्रह से। ये चीजें अभी लग रही है अपन को आसान, एग्जाम में फिर कंफ्यूजन होती है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम से आ जाते। ठीक है, तो भैया आकाशगंगा क्या है कि आकाशगंगा की अंधेरी रात में जो धुंधली सी भुजा दिखाई देती है उसे कहा जाता है मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। इसके बाद हमारी गैलेक्सी जो आकाशगंगा है इसके सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा। कौन सी है? हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है। देखो ब्रह्मांड में तो यहां पे देखो किसी से लिखी 100 अरब गैलेक्सी है लगभग, तो इस हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की जो सबसे नजदीक गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। ठीक है, ये याद रखो। इसके बाद आकाशगंगा यानी जो अपनी गैलेक्सी है, हमेशा ध्यान रखना अपनी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है अर्थात या मंदाकिनी, दोनों में से कोई भी। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह कहलाता है ओरियन नेबुला। 5 से 6 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और सुपर टेट में तो आप लोगों को पता है ये पूरी ज्योग्राफी, एस्ट्रेटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कवर करके चलनी। किसी भी अभी टाइम है अपने पास, कायदे से कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी अपनी कायदे से चल रही, फॉर्म में पूरी गाड़ी आ जाएगी ट्रैक पे। तो आकाशगंगा के जो सबसे चमकीले, अपनी आकाशगंगा जिस सबसे चमकीले तारे, तारा एक नहीं, तारों का समूह जो सबसे चमकीला है उसे कहेंगे हम ओरियन नेबुला। ठीक है, एक ये बात। अब आ जाओ भैया, ये सब हो गया अपनी आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है। इसके बाद आ जाओ ग्रह और तारे में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है लाइन, काफी बार पूछ जा चुकी है। कोई भी देखो, कोई भी चीज अपन लोग डिटेल में नहीं चला रहे फालतू में। यहाँ पे अपन को यूपीएससी और पीसीएस तो क्रैक करनी नहीं है, अपन लोग करनी भैया यूपीटेट क्रैक, अपना काम बने। पढ़ तो रहे अपन लोग, फिर सालों से कर नहीं पाए कुछ अभी तक। ठीक है, तो अब वही चीज पढ़ेंगे जो अपनी एग्जाम ओरिएंटेड हो, डिटेल में पढ़ाने से कुछ फायदा है नहीं है। ठीक है, अब देखो ग्रह और तारों में डिफरेंस। देखो जो तारे होते हैं उनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता। ठीक है, वो किसी के सहारे से नहीं चमकते, उन्हें किसी जरूरत नहीं है जो तारे होते। लेकिन जो ग्रह होते उन्हें चमकने के लिए तारों की जरूरत पड़ती है, सूर्य की जरूरत पड़ती है। सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है? तारा। वो खुद के प्रकाश से चमकता है, खुद में उसकी ऊर्जा होती है, खुद में ऊष्मा होती है,
उसे किसी ऊष्मा और ऊर्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तारा है। और आपको मैंने बताया कि तारे जो होते हैं उनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, खुद में एनर्जी होती है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उनमें अपनी खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है। तो जो क्वालिटी पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में कि जिनमें अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती क्या कहलाते हैं, वो है ग्रह। पृथ्वी है एक ग्रह, इसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं है। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ठीक, वे सूर्य या तारे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। एक चीज आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद ये तारे जो है, कुछ कारण तो होगा इनकी ऊष्मा का। ठीक है, अपनी ऊष्मा का कारण ये सुंदर के समोसे खा के आ गए। ठीक है, इनकी ऊष्मा कुछ कारण तो हो गए। तो भैया इनकी ऊष्मा का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, गांठ बांध के बैठा लो, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन नहीं है। संलयन का मतलब जोड़ना, विखंडन का मतलब टूटना। और जो नाभिकीय संलयन में कौन से उसका यूज होता एलिमेंट का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 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 जब काफी मिलेंगे उसके बाद फिर बनती है रिएक्शन होती है, उसके बाद बनेगी हीलियम, उसके बाद निकलती है अपार ऊर्जा। वो ही ऊर्जा होती है तारों में। ठीक है, तो भैया तारों की ऊष्मा व प्रकाश का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता वो भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे ही निर्भर होता है, नाभिकीय विखंडन पे नहीं। सूर्य में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नाभिकीय संलयन सूर्य में, हाइड्रोजन बॉम्ब में, तारों की ऊर्जा में, सब में वो होता क्या है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में, हाइड्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा, इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होगी, इसके बाद हीलियम बनता और यहाँ पे अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऐसे होती नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन होगी, उसमें टूटेंगे। ठीक है, तो इनमें सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, एक तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन बॉम्ब यानी हाइड्रोजन बम जो होता है आल्सो बेस्ड ऑन दिस, मतलब किस पे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड। किस पे वर्क करता है या किस पे निर्भर है हाइड्रोजन बॉम्ब, कि हाइड्रोजन बॉम्ब में इतनी ऊर्जा होती नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखो एक लास्ट लाइन, ये पहले वाली यह जरूरी है, सूर्य वाली, कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। ध्यान रखना हमेशा, कभी भी ग्रह मत बोल देना सूर्य को। सूर्य क्या है, एक तारा है जिसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक है, और सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी चमकता हुआ भाग दिखाई देता है उसे कहते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना है क्रीट कोरोना। ठीक, क्रीट भी लिख के आ जाएगा ब्रैकेट में, एक ही चीज है। तो ये सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है बाहरी भाग, उसे कहा जाता है कोरोना है क्रीट। ठीक है, इसके बाद हाँ, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, देखो एक है सूर्य ग्रहण के समय, एक दो चीजें याद रख लेना, एक को कहते हैं प्रकाश मंडल और एक को कहते हैं कोरोना। अब तुम्हें इनमें डिफरेंस करना, डिफरेंस इनमें बहुत माइनर सा है, इनमें बस तुम्हें इतनी चीज याद रखनी है कि जब क्वेश्चन में लिखा हो, जब क्वेश्चन में आपका लिखा हो कि सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, मतलब बाहर सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, बाहर से अपन को छत पे से दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, जो चमकता है या जो बाहरी सतह वाला होता है, उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। मतलब सबसे बाहरी सतह है जो सूर्य की, सीधी बात यार। क्वेश्चन में या सूर्य की बाहरी सतह क्या है, या सूर्य की चमकीली सतह क्या है, या सूर्य की वह सतह जो हमें दिखाई देती है, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ठीक है, एक ये चीज। और दूसरी चीज ये है कि सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय चमकता हुआ दिखता है उसे कहते हैं कोरोना क्रीट। ठीक, जो नॉर्मल डेज में दिख रहा है, जो छत पे दिख रहा है, अभी हम लोग धूप बाजार निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, जो हम लोग सबसे बाहरी, देखो सूर्य छोटा तो है नहीं यार, इतना बड़ा है, केंद्र के अलग भाग को, केंद्र को अलग कहते हैं, मीडियम बीच में जो अलग होता है उसे अलग कहते हैं, सबसे बाहरी भाग वो है प्रकाश मंडल जो हमें दिखता है। और जो सूर्य ग्रहण के समय जो सबसे चमकीला भाग होता है उसे कहते हैं क्रीट कोरोना। ठीक है, इसके बाद अब भैया 32 डिग्री 33 डिग्री टेम्परेचर अपनी धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, सूर्य के पास जाएंगे तो क्या चीज होगी अपनी, सूर्य का सेंटर का टेम्परेचर है बिल्कुल बीच का 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक आध दो बार शायद पीसीएस में आ चुका। सूर्य का भैया टेम्परेचर जो सेंटर का है बिल्कुल, किसी सूर्य के बीच पहुंच ही नहीं पाएंगे अपन लोग तो इतने। ठीक है, जानने के लिए आपके बता दिया 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
कौन पहुंच रहा है इतनी दूर बताओ, सूर्य के पास ही तक नहीं पहुंचे, पता ही नहीं है यार। फिर भी अब चीजें चल रही एग्जाम के लिए जरूरी है, अपन लोगों को वो तो कानूनी तो निकालने नहीं है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस मान लो। इसके बाद अभी देखो डिटेल में चलनी बहुत भयंकर ज्योग्राफी, जिन्हें एक बार ये चीज यहाँ पे हो गई फिर दूसरी बार आपने देखनी नहीं है तुम्हें। ज्योग्राफी तो ऐसे ही है कि भाई रिलेट होकर हर जगह देखिए कि यहाँ पे ग्रह आ गए, फिर अगले में ग्रह आ गए, फिर उनकी पृथ्वी के ऊपर एक भ्रमण हो गया, कहीं घूर्णन काल आ गया, तो अलग अलग जगह अपन लोग देखेंगे। लेकिन जो चीजें बेसिक है सौरमंडल और ब्रह्मांड है, वो चीजें तो अपन लोगों को आज स्टार्ट में करनी है, कहीं से एक आंकड़ा पता पड़ जाए कि ये ब्रह्मांड और सौरमंडल का चीज है, कौन कौन चीजें कैसी है। ठीक है, ग्रहण अपन लोग अलग पढ़ेंगे, जब ज्वार भाटा वाला अपन लोग लेक्चर देखेंगे, ज्वार भाटा कैसे आते हैं और समुद्र में सब कैसे होता है, बृहद ज्वार और ज्वार क्या होता है। फिलहाल अपन लोग इतनी देख लेते कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखो यार यूपीटेड में अपन लोगों से ज्यादा हार्ड या टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा भाई तुमसे बिल्कुल लिमिटेड, तुम्हारे पास थोड़ी जानकारी देखा कि तुम्हें पता है बस कि नहीं। ठीक है, जिन्हें बहुत कठिन पूछ रहा है, बहुत अंदर से नहीं पूछे जा रहा है। सूर्य ग्रहण बस इतना पूछेगा कि सूर्य ग्रहण किसके भी कौन बीच में आ जाता है, कि सूर्य ग्रहण हो जाता है पृथ्वी या चंद्र ग्रहण कब हो जाता है, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना यहाँ पे। सूर्य ग्रहण कब हो जा कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए पृथ्वी। ठीक है, कब होगा, नहीं सॉरी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए चंद्रमा, किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए क्या, पृथ्वी, तो उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भाई ध्यान रखना अच्छी तरह से, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो हम लोगों को यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखना है कि सूर्य ग्रहण भाई तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, उसे कहेंगे हम सूर्य ग्रहण। सूर्य चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो उसे कहेंगे चंद्र ग्रहण। ये हुआ हमारा सूर्य के बारे में और ग्रह और तारों के बीच है। अब देखिए यार ग्रह क्या होते हैं, सबसे पहले छोटा होता होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका विस्तार होता होगा, उसकी आयु बढ़ती होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे यार किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन, हाँ तारों, सॉरी ग्रह में तो अपनी ऊष्मा ही नहीं होती, वो तो दूसरों की ऊष्मा या प्रकाश से चमकते, तारों में खुद की ऊष्मा होती। लेकिन यार एक समय पर जी ऊष्मा या ऊर्जा खत्म भी तो होती होगी, ये तो है नहीं है यार कि हमेशा मिलती चली हर। देखो प्रकृति का नियम है कि हर चीज के जो शुरू हुए तो उसे खत्म तो होना ही है, ये तो सत्य है, परम सत्य। तो भैया जी तारों के साथ भी अप्लाई होगा, हर चीज पे अप्लाई होगा फिर तो वो कॉन्सेप्ट। तो तारों में भी अपनी असीमित ऊर्जा होती, असीम ऊर्जा होती, लेकिन एक समय बाद वो समाप्त तो होनी ही है। ठीक, तारों का जो रंग होता है वो उसकी ऊष्मा का परिचायक होता। एग्जाम में 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। मतलब तारे के रंग को देखकर हम बता सकते हैं कि तारे की आयु कितनी है, समझ रहे, कि तारे का रंग नीला है तो तारे की प्रारंभिक अवस्था होगी, कि बीच की अवस्था होगी, कि अंत में पहुंचने वाला है तारा, कि भाई ये तारा लाल हो गया या तारा जब सफेद हो गया। तो तारे की मतलब अवधि चेक कर लेंगे अपन उससे, कि तारे का भी जन्म हुआ, अभी तारे की मृत्यु होने वाली है, कि तारे का एंड होने वाला है। ठीक है, तो तारे का रंग किसका परिचायक होता है, तारे का रंग बताएगा उसकी ऊष्मा के बारे में। ठीक है, तो देखो भैया यहां पे देखो तारों का रंग स्टार्ट होता है जब सबसे शुरुआत होती तारे की, शुरुआत में तारे में होती भयंकर ऊर्जा, भयंकर एनर्जी, बहुत ऊष्मा। धीरे धीरे समय जब बहुत समय निकलते चला जाता है तो उसकी एनर्जी या ऊष्मा होने लगती है डाउन। शुरुआत में देख रहे तेज है फिर डाउन हो रही, तो शुरुआत में यानी जो प्रारंभिक अवस्था होती है तारे की उसका रंग होता है नीला। ठीक, कैसा होता नीला। धीरे धीरे उसका नीले के बाद होगा उसका सफेद में परिवर्तन, यानी एज बढ़ती जा रही तारे की। ठीक है, एज बढ़ रही अर्थात उसकी एनर्जी और ऊष्मा हो रही कम। जैसे अपन लोग ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती और अपनी एनर्जी या ताकत होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती। जैसे ये साइकोलॉजी में अपन लोग शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास करते, धीरे धीरे फिर वृद्धावस्था, फिर तो डाउन हो रही धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे कि जब सबसे पहले तारे का जो प्रारंभिक होता है उसमें एनर्जी हीट भयंकर होती, वो दूसरों को दे लेता, तब होता उसको नीला। अगर आपको कोई नीला तारा दिख रहा है समझ लो शुरुआत है, भयंकर एनर्जी है, भयंकर हीट है इसमें। धीरे धीरे सफेद में कन्वर्ट होगा, फिर पीले में, और अंत में हो जाएगा वो लाल। क्वेश्चन है कि सबसे अंत में या सब तारे की अवस्था को समाप्त होने वाली है, तारे किस रंग में परिवर्तित होने लगता है, लाल रंग में, रेड जॉइंट में, अर्थात लाल तारे में परिवर्तित होने लगता है। ठीक, अरे यार सीधी सी बात है, जैसे लोग मोमबत्ती लो देखिए लोगों ने, आपने देखा वो बाहर की तरफ वो पीली होती, ठीक है,
अब देख रहे हैं, इसका मतलब है नीला रंग पता है क्या बता रहा है आपको? नीला रंग बता रहा है कि सबसे ज्यादा ऊष्मा, और लाल रंग बता रहा है कि सबसे कम ऊष्मा। भाई साहब देखना, मोमबत्ती के जो बिल्कुल बीच में देखना, आप लोहा है उसकी, लोहे के बीच में देखना, नीला रंग दिखेगा आपको। मोमबत्ती के बिल्कुल बाहर से दिखेगी आपको, लोहा जो उसकी होगी वो पीली दिखेगी, लेकिन भाई साहब जो बिल्कुल बीच में देखोगे आप उसके सेंटर में, जहां वो धागा होता, वहां पे बिल्कुल नीली लौ दिखेगी आपकी, मतलब उस केंद्र पे सबसे ज्यादा ऊष्मा है, तो नीला रंग होगा सबसे ज्यादा ऊष्मा का प्रतीक। ध्यान रखना, कलर बताएंगे तो तारों का रंग उसमें ऊष्मा का परिचायक होता है। किसका परिचायक होता है, किसकी विशेषता को बतलाता है? ऊष्मा को। कितनी ऊर्जा को तो बता रहा कि नीला रंग, भैया नीला रंग है तारे का तो कम भयंकर ऊष्मा है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद हाँ, तो किसी भी लौ के सबसे भीतरी भाग होता है जैसे, तो नीला ही तो होता। मोमबत्ती के देखो सबसे भीतरी भाग लौ के बिल्कुल भीतरी वो नीला होगा, बाहर से दिखेगा आपको पीला और कैसा, तो नीला रंग होता है सबसे भयंकर ऊष्मा देगा भाई। ठीक है, यहां पे हो गया। इसके बाद सूर्य के सबसे नजदीकी जो तारा है, ग्रह नहीं बोल रहे, ग्रह तो बुध है, ग्रह की बात नहीं हो रही। अभी ग्रह तो अपन पढ़ेंगे बुध और शुक्र, बाद में देखेंगे, पार्ट फिलहाल भाग 1 है ये। तो भैया सूर्य एक तारा, और सूर्य के सबसे नजदीकी जो तारा है उसका नाम है प्रैक्सिमा सेंचुरी। नाम भाई साहब कंठस्थ कर लो अच्छी तरह, अभी तो भूगोल कायदे चल रही, डिटेल में देखो नहीं चल रहा, अपन चल रहा है कट टू कट पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो भैया सूर्य के सबसे नजदीकी जो तारा है उसका नाम क्या है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। इंग्लिश में, हिंदी में यही है, हिंदी के लिए वर्ड नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसके बाद सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। ठीक, कुत्ता तारा नहीं कहते ना डॉग स्टार को, ठीक है, नेता बनने लगा। ठीक है, देखो यहां पे सीधे, हाँ एक चीज और देख लो, सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा लिखा, तारा, ग्रह नहीं लिखा। ठीक है, तारा लिखा, साइरस डॉग स्टार क्या है? तारा है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि साइरस या डॉग स्टार क्या है, कि भाई ये क्षुद्र ग्रह है कि गैलेक्सी है कि क्या चीज है, तो तारा है। और कौन सा तारा है? सूर्य के बाद। अब देखो दिन में तो भाई सूर्य के अलावा कोई कितने भी बड़े से बड़े तारे हैं अपन को दिखने नहीं है, सूर्य कितना प्रकाश है, तो रात में दिखेगा ये दूसरा वाला सबसे बड़ा तारा। तो भैया सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा जो रात में दिखाई देगा अपन लोगों को, वो होगा आपका साइरस या डॉग स्टार। ओके, तो एक ये चीज हो गई अपनी। अब आ जाओ तारों के थोड़ी चीज और के बारे में। तो भैया तारों के साथ फिर क्या होता कि जब भैया तारे, अब देखो तारों का अपन लोग सीधे समाप्त करेंगे अपन लोग, मतलब सीधे तारे करवाएंगे अपन लोग मृत्यु के तारे के, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। कि भैया लाल तारे में बदल गया तारा, लाल तारे में देखो तारा मतलब पहुंच गया अपनी अंतिम अवस्था में। उसके बाद तारे का क्या होता है अपन को वो चीज देखनी, जो अंदर से, कि आपसे अंदर से भी पॉइंट पहुंच जाए तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखो, अब भैया देखो बोर्ड भरा है, आपको लिखना है अपने जिंदगी बीच में उल्टी सीधी घुसा देंगे, जी यहाँ पे घुसी कहीं यहाँ पे, जैसे बोलते जा रहे आप अपने हिसाब से लिखते चले जाना, चाहे डेफिनेशन। ठीक है, नोट बना लेना कायदे से, एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चाहे याद ना करो, बस एक बार रिवीजन करो और नोट बनाओ, बस चाहे याद ना करो, ठीक है, नोट जरूर बनाना। अब आ जाओ भैया तारे का होता क्या है फिर जब लाल तारे में वो कन्वर्ट हो गया, ये लाल तारा यानी रेड जॉइंट कहते हैं इसे, हाँ लास्ट स्टेज। इसके बाद होता क्या है इसका? अब भैया लाल तारे का क्या होता कि ऊष्मा की कमी तो होगी तारे में, कहीं लाल कलर प्राप्त हो गया, मतलब लाल मतलब ऊष्मा की, हम कह रहे हैं ना आपसे कि जैसे जैसे तारा एंडे पहुंचेगा उसकी ऊष्मा और एनर्जी या जो हीट है वो डाउन होती चली जाएगी। तो भैया ऊष्मा की में कमी के परिणाम स्वरूप, ऊष्मा में कमी के परिणाम स्वरूप लाल तारे की जो बाहरी सतह होती, यानी जो लाल तारा होता, भैया हमने कहा कि ब्रह्मांड में हर चीज का लगातार विस्तार होता जा रहा, फैलता जा रहा, संकुचन नहीं हो रहा, तो जो लाल तारा है धीरे धीरे और बड़ा होगा और फैलेगा। ठीक है, और उसका विस्तार होगा, लेकिन उसकी ऊष्मा में तो भैया हुई धीरे धीरे कमी। ठीक है, ऊष्मा में उसको किसकी कमी, तो भैया जैसे जैसे बहुत तारा फैलेगा तो एक समय बाद क्या होगा कि उसमें होगा भैया विस्फोट। क्या होगा? विस्फोट होगा। हो गया बड़ा, कोई भी चीज, गुब्बारा फुलाते बर्थडे पे, फुला लो और बड़ा कर लो और बड़ा कर लो, विस्फोट होगा भाई साहब, विस्फोट होगा। ठीक है, तो भैया लाल तारे ऊष्मा खत्म होगी थी उसकी, क्योंकि लाल तारा एंड स्टेज, तो भैया विस्फोट जो होगा तो कहलाएगा वो सुपरनोवा विस्फोट। क्या कहलाएगा? सुपरनोवा। लाल तारा कन्वर्ट होगा आपका सुपरनोवा में। जब विस्फोट होगा भैया धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता चला जा रहा, तो वो होगा भैया आपका किसमें? सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब भैया सुपरनोवा के बाद ही कंडीशन बनेगी आपकी दूसरी,
ठीक है, इसके बाद एक मिनट के देखिए कहां गया, हाँ अब सुपरनोवा मतलब लाल तारा कन्वर्ट किया किसमें, सुपरनोवा में। अब भैया क्या हुआ, सुपरनोवा में क्या होगा कि अब बचा जो अवशेष, अवशेष तो बचा ही है, विस्फोट तो हो गया लेकिन टुकड़े उकड़े तो बचे, उनका कुछ तो हो गया यूज, ठीक है। तो भैया जो अवशेष बचा है, जो अवशेष बचा है, अगर उसका द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान मास ही तो होता, हाँ, जो आपके पास बचा है अवशेष सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का, तो भैया जो सुपरनोवा के बाद जो अवशेष बचे, अगर वो अवशेष सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है, क्या है, कम, माइनस का साइन लगा यानी कम, ठीक है। अगर जो अवशेष बचा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है, तो बदल जाएगा वो व्हाइट डॉर्फ में, अर्थात श्वेत वामन में। व्हाइट डॉर्फ, डॉर्फ मतलब बौना होता, तो वो बदलेगा, जो सुपरनोवा विस्फोट था वो बदलेगा किसमें, श्वेत वामन में बदलेगा, ठीक है। और श्वेत वामन में भैया ऊर्जा निकलती फिर, ठीक है, एनर्जी और ऊष्मा उसमें निकल रही, एनर्जी ऊष्मा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो जिससे ऊर्जा निकलती रहेगी, जैसे वो श्वेत वामन में पहुंचेगा, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे एनर्जी उसमें निकल रही, उसके बाद धीरे धीरे हुआ वो कूल, ठंडा होगा, फिर उसके बाद जो श्वेत वामन है यानी जो व्हाइट डॉर्फ है वो बदलेगा आपका ब्लैक डॉर्फ में, मतलब पहले आएगा व्हाइट फिर आएगा ब्लैक। ध्यान रखना एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पूछा जाएगा आपसे कि भैया ब्लैक में बदलेगा तारा कि भैया काले में बदलेगा, एग्जाम में कोई चीज छोड़नी नहीं है। टारगेट 130 तक पहुंचा ना सुपर डेट का, ठीक है, 130 नंबर पहले रुकना नहीं है हम लोगों को यार। तो जो सफेद डॉर्फ था, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है द्रव्यमान, तो भैया जो श्वेत वामन है वो धीरे धीरे ठंडा होकर बदलेगा ब्लैक डॉर्फ में यानी काले वामन में। हिंदी में कहते हैं वामन, वामन भगवान थे ना अपने, वामन वामन वाला बौना डॉर्फ, तो ये व्हाइट डॉर्फ यानी श्वेत वामन था वो ठंडा होकर धीरे धीरे बदल जाएगा ब्लैक डॉर्फ में, ठीक है। ये तो हो गई थी कि जो अपना अवशेष बचा था लाल तारे के बाद, सुपरनोवा विस्फोट के बाद, कि अगर वो उसका अवशेष सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है तो बदलेगा व्हाइट डॉर्फ में। लेकिन भैया 1.44 अगर सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, 1.44 ज्यादा है, प्लस लगा यहाँ पे, तो वो बदलेगा न्यूट्रॉन तारे में या पल्सर तारे में। कैसे में पल्सर 200 सीसी में नहीं, 200 सीसी में नहीं, न्यूट्रॉन तारे में, हिंदी में रख लेना, ठीक है, हिंदी में न्यूट्रॉन नहीं कहते। तो अगर भैया द्रव्यमान है वो 1.44 गुना से ज्यादा, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज्यादा ही है, तो वो बदलेगा किसमें, जो सुपरनोवा था वो बदलेगा को न्यूट्रॉन या पल्सर तारे में, ठीक है। अब भैया इसमें इतनी भयंकर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती जो न्यूट्रॉन तारे में, पल्सर का मतलब है तेजी से घूमने वाले, सीधे आएंगे पल्सर तारे कहने कहते हैं। पल्सर का मतलब गाड़ी से लगा लो अपनी सीधी बाइक से लगा लो, पल्सर भाग रही तेज, ठीक है, भरण की प्लेट नहीं है दवाई, ठीक है। तो पल्सर का मतलब सीधे क्वेश्चन आ चुका 2-3 बार एसएससी में, पल्सर का मतलब तेजी से घूमने वाले तारे। तो भैया देख रहे हैं यहाँ पे द्रव्यमान है ज्यादा, सीधा आंकड़ा लगाएंगे भैया, जब सूर्य से द्रव्यमान ज्यादा है तो भैया एनर्जी तो कितनी भी लॉस हो गई होगी, भले लाल तारे में कन्वर्ट होकर विस्फोट हो रहा, फिर भी न्यूट्रॉन तारे पल्सर तारे में खूब भयंकर ऊर्जा होगी, असीमित ऊर्जा होती इनमें, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भयंकर होती, और धीरे धीरे इनका होता है संकुचन, विस्तार नहीं हो रहा, संकुचन हो रहा, सिकुड़ते चले जाएगा ये न्यूट्रॉन तारा, इतना सिकुड़ता चला जाएगा भाई साहब, इतना सिकुड़ता चला जाएगा कि इससे प्रकाश का पलायन तक नहीं हो पाएगा, किसमें से प्रकाश तक नहीं निकलेगा, इतना सिकुड़ जाएगा जी। तो भैया जब इतना सिकुड़ जाएगा कि उसमें प्रकाश तक का पलायन ना हो पाए तो उसे कहेंगे हम ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र, ठीक, ब्लैक होल को कृष्ण हिंदी में, ठीक। जो न्यूट्रॉन तारा था, जो पल्सर तारा, वो श्रिंक होकर यानी सिकुड़कर, उसमें असीमित ऊर्जा होती है, भयंकर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भयंकर होती है उसमें, धीरे धीरे समय दर समय वो बदलेगा किसमें, कृष्ण छिद्र में यानी ब्लैक होल में। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ब्लैक होल की कंडीशन कितनी भी पूछ रहे हैं, ब्रह्मांड आप उनसे ज्यादा पहुंच नहीं पाएंगे यूपीटेड वाले, ठीक है। यहां पे हुआ आपका लाल तारे का कन्वर्जन पूरा। अब आ जाओ थोड़ी 2-3 चीजें, और यहां तक हो गया था आपका। इसके बाद ये हो गया था आपका, इसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, ब्रह्मांड की दूरी मापने का मापक है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मांड की दूरी को किससे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से,
और ऑप्शन दूसरे भी देखें आपको, आपको डायरेक्ट लगाना किसमें, प्रकाश वर्ष पे। तो ब्रह्मांड की दूरी को मापने का मापक को क्या है, प्रकाश वर्ष। या फिर प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं हम क्या, प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है कि 9.4 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता, 9.4 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, और प्रकाश वर्ष हम क्या मानते हैं, ब्रह्मांड की दूरी का मापक है। ब्रह्मांड की दूरी मापते हैं, ये ब्रह्मांड की कितनी लंबाई है। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद, ये सब एक एक पॉइंट नोट करके रखना अपनी नोटबुक में। गैलीलियो का नाम सुना, होटल वाले नहीं, हाँ। तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में, चाहे भाई सब सन याद ना करना, सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गैलीलियो ने बस इतना याद रखना कि तारों का अध्ययन दूरबीन से जो सबसे पहले किया था वो किसने किया था, गैलीलियो महाशय ने। ठीक है, किसने किया था, गैलीलियो। आर्यभट्ट की 2-3 चीजें हैं, लोग आगे देख लेंगे बाद में, अभी तो अपनी भूगोल शुरुआत हुई आज। ठीक है, तो एक तो तुम्हें जवाहरलाल याद रखनी है, गैलीलियो थे भैया वो। ठीक है, गैलीलियो ने क्या बताया था कि दूरबीन की सहायता से इन्होंने किया तारों का अध्ययन। इसके बाद क्या हुआ कि हाँ, लाल तारा अपना हो गया खत्म। हाँ, एक चीज याद रखनी कि प्रकाश की गति, क्वेश्चन ये फेवरेट है एग्जाम के, बेसिक क्वेश्चन है जो पूछेंगे आपसे, कितना भी स्लैब बनाएंगे एग्जाम तो ये तो पूछनी है आपको। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पॉइंट में भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहीं बस 3 दिया होगा तो 4, यानी कि 3.5 दे दे, दूसरे ऑप्शन में 3.8 दे दे, ऐसे नहीं देंगे, 3 देंगे 4 देंगे, तो इसमें 3 लिख जाओ 10 टू द पावर। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, 2-3 बार एग्जामिनर भाई साहब एग्जामिनर होने लगे नेता। ठीक है, एग्जामिनर नेता कैसे होने लगे कि अगर मीटर पर सेकंड लिखी हो तो 10 टू द पावर 8 लगाना, किलोमीटर पर सेकंड लिखी हो 10 टू द पावर 5 लगाना। ठीक, तो ध्यान रखनी तुम्हें, किलोमीटर हो तो 10 टू द पावर 5 लगाना, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि चंद्रमा जो होता पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता। ठीक है, पृथ्वी का जितना व्यास होता उसका 1/4 होता क्या, चंद्रमा का व्यास। एक चीज याद रखनी है आपको। इसके बाद आ जाओ भैया, हाँ एक चीज ये हो गई, यहां पे एक चीज ये देखो, यहां पे तारे का जो आकार होता और उसकी जो जीवन अवधि होती वो एक दूसरे के होते हुए व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टी। उल्टी कैसी, तो तारे का आकार बताएगा उसकी जीवन अवधि को, मतलब टाइम पीरियड को, कितना तारे की उम्र हो गई। शुरुआत में आपको बताई थी तारे की उम्र छोटी होती नहीं, अभी देखो आकार की और जीवन अवधि, कलर की बात नहीं हो रही, आकार के मतलब देखो शुरुआत में तारा होगा छोटा, हमने कहा विस्तार होता जा रहा, बाद में होगा विस्तार, बड़ा होगा धीरे धीरे लाल तारा। ठीक है, तो शुरुआत में तो तारे का आकार कैसा होता, छोटा होता, सॉरी हाँ छोटा होता। ठीक है, छोटे का मतलब क्या है, क्या अभी उसकी जीवन अवधि लंबी है, जैसे बच्चा होता, बच्चा छोटा है अभी, तो इसका मतलब क्या है, अभी तो भैया बहुत जीना हो, 70 साल 80 साल। ठीक है, तो ऐसे ही तारे के साथ में तारे का आकार अगर छोटा है तो इसका मतलब है अभी उसकी लंबी जीवन अवधि बची है। तारे का आकार भैया बड़ा हो गया, लाल तारा जितना हो गया, तो उसका मतलब यही तो है कि उसकी अवधि कम होने वाली है, एंड पे आने वाला है। तो देखना इनके जो होती व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, एक ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद आ जाओ नक्षत्र मंडल पे। ठीक है, नक्षत्र फिलहाल तो अपने सही चल रहा है यार। ठीक है, बस ओके ना क्या कोई। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो विविध आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हम रात में देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत सी आकृतियां अपन लोगों को दिख जाती हैं और बहुत सी आकृतियां अपन लोगों को नहीं दिखती। ठीक है, लेकिन बहुत सी आकृतियां अपन लोगों को तार आसमान में देखेंगे तो रात के समय जो विभिन्न आकृतियां तारों की दिखती हैं हमें, विभिन्न समूह द्वारा जो बनाई गई तारों की विविध आकृतियां जिन्हें हम रात में देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं नक्षत्र मंडल। डेफिनेशन देंगे, उसके बाद पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि इसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपको इतनी याद होनी चाहिए भैया कि रात में जो विविध आकृतियां दिखाई देती हैं, जो तारों के समूहों द्वारा बनाई जाती हैं तारों के शहर में, ठीक है, वो है क्या, नक्षत्र मंडल। उदाहरण में अर्सा मेजर, भाई साहब सीटेट में आ चुका है 1-2 बार जूनियर वाले पेपर में, सीटेट पेपर 2। देखो सीटेट पेपर 2 में एसएसटी आती है अपनी 6-7 की, तो ये पूरी एसएसटी, जो पूरी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री या पॉलिटी पूरी चल रही, ये पूरी हेल्प करेगी आपको किसमें, सीटेट पेपर 2 में, एसएसटी में 60 नंबर की होनी। ठीक है, ये नहीं है कि एक जगह काम कर रही, बहुत जगह काम करेगी आपको, इनडायरेक्टली वे में चाहे डायरेक्टली वे में, अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प कर रही पूरी, ये पूरे चैप्टर आपको करेंगे वहां पे अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं सीटेट का। ठीक है, ये तो 1-2 बार क्वेश्चन आ ही चुका है।
तो भैया जो अर्सा मेजर है नक्षत्र मंडल का प्रकार है, मतलब उदाहरण है, ठीक है। तो अर्सा मेजर इसे कहते हैं बिग बियर, ठीक है। ये क्या है, या सप्तऋषि अर्सा मेजर, ये सब नक्षत्र मंडल के भाग हैं। क्या है, मतलब आपसे कोई पूछ दे कि अर्सा मेजर भैया क्या है, कह दो नक्षत्र मंडल का भाग है। सप्तऋषि क्या है, नक्षत्र मंडल का भाग है। तुम्हें ये याद रखना कि नक्षत्र मंडल का भाग है, ये नहीं देखना कि क्षुद्र ग्रह का या छल्लों का या बलय का या आकाश गंगा का या किसी का अन्य का भाग नहीं है ना, उपग्रह है, ये नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर या सप्तऋषि अर्सा मेजर ये नक्षत्र मंडल के हैं भाग, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अंतरिक्ष में जो भारतीय उपग्रह स्थापित किए गए हैं वो 3 हैं, ठीक है। एक तो इनसेट, ठीक है, पहला इनसेट, दूसरा IRS और तीसरा है एजुसेट, ठीक है। तीनों नाम हम लोगों को याद रखने हैं कि या तो फिर क्वेश्चन चाहे पूछ दिया जाए ये कि एजुसेट क्या है, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा एजुसेट है क्या, तुम बताओगे भैया पृथ्वी का जो अंतरिक्ष में उपग्रह अपने ग्रह का जो अंतरिक्ष में उपग्रह भारतीय उपग्रह उस वो 3 है, इनके नाम कर लेना अच्छी तरह, इनसेट, IRS और एजुसेट, ठीक है। ये 3 है। सीटेट की डिमांड में बढ़िया कायदे से होगा तुम्हें कंप्लीट, सीटेट में पूरी हेल्प करेगा ये। इसके बाद है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या चीज है, देखो तारे उपग्रह और ग्रह अकेले नहीं है अपने पूरे सौर मंडल में, तारे उपग्रह ग्रह के अलावा बहुत सी चीजें सौर मंडल में पहले बता दिया जा चुका है आपको। सौर मंडल में सूर्य है भैया, 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, गैस, धूल, धूमकेतु, उल्कापिंड, उपग्रह, बहुत चीजें हैं सौर मंडल में, ठीक है। तो अब अपन आ रहे हैं क्षुद्र ग्रह पे। क्षुद्र ग्रह क्या होते, तारे उपग्रह ग्रहों के अतिरिक्त, तारे उपग्रह ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। जो छोटे छोटे पिंड होते, सूर्य, तारे, उपग्रह और ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसके बाद भैया 2-3 चीजें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्षुद्र ग्रह पाए कहां पे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा। अब यार हम कितनी तारीफ कर दें इस चैप्टर की, 50 बार बोले हम कि बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत तुमने आंख मीच के गांड बांध के बैठा लो अपने भेजा में कि भैया चैप्टर इंपॉर्टेंट है कायदे से, और वैसे भी कोई चीज ऐसी बताई नहीं जा रही कोई एग्जाम की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो ये क्षुद्र ग्रह आपसे पूछा जाएगा किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक, किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्या, क्षुद्र ग्रह। और छल्ले किसके बीच में पाए जाते हैं, छल्ले, छल्ले, ठीक है, छल्ले पाए जाते हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बीच में, ठीक है। इन तीनों में पाए जाते हैं, देखो यहां पे लगा बृहस्पति, यूरेनस और शनि तो है ही, और तुम इन्हें ऐसे याद करना कि मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस लिखना बगल में, इसके बाद इन दोनों के बीच में लिखना है क्षुद्र ग्रह और इन तीनों के बीच में लिखना है छल्ले, ठीक है। अर्थात मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पढ़ेंगे आपके क्षुद्र ग्रह और बृहस्पति, शनि और यूरेनस में पढ़ेंगे आपके छल्ले। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा किन के बीच, किन में छल्ले पाए जाते हैं ग्रह, तो ये हो गया आपके 3, ठीक है। इसके बाद एक चीज आपको ये याद रखनी है कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती, कितनी घूमती, 4 मिनट में 1 डिग्री, अर्थात 1 घंटे में कितनी घूमेगी, देखो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही तो 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। ये अच्छी तरह से गांठ बना के बैठा लो, क्योंकि जब डेट वाले क्वेश्चन आएंगे अपन को टाइम के हिसाब सीटेड में क्वेश्चन पूछे जाते तो भैया उस टाइम तुम्हें डिग्री काम बहुत आएगी, अभी डिग्री काम बहुत आने वाली है, इसलिए जो चीज तुम चाहे इसकी जगह पे तुम यहाँ पे लगा पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तुम डायरेक्ट एक ये याद रख लो कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है, ये हुआ एक। इसके बाद चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो करता है 27 से 28 दिन में, ठीक है। चंद्रमा अपना उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते, ठीक, ग्रह क्या होते, तारों के सूर्य के चक्कर लगाते, ठीक है। तुमने जुकाम करवा दिया कल भयंकर तुमने यार, ओडोन लगा गया यार जी, अपने पे नहीं होगा सूट। इसके बाद क्या हुआ कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 27 से 28 दिनों में। अब भैया कुछ होंगे नहीं था, कहेंगे हमें बताओ फिक्स 27 के 28, एनसीईआरटी में लिखी है 27 और अलग अलग किताबों में लिखी है 28, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 27 है और आपसे डायरेक्ट देंगे 27 देंगे या 30 देंगे, बिल्कुल 5 बगल के नहीं दे रहे कि 27 दिन दे दे फिर घंटे दे,
27 और 28 दिन में अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसके बाद ये होगा कि पृथ्वी चंद्रमा जो पृथ्वी पर परिक्रमा करता है वो कितने दिन में करता है? 27 से 28 दिन में। अब आ जाओ भैया उल्का पिंड। क्या चीज? उल्का पिंड। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जहां पे भैया पत्थर के टुकड़े दिख जाए सीधे पहुंच जाओ उल्का पिंड पे। क्षुद्र ग्रह पे या कहीं पे नक्षत्र मंडल पे कहीं नहीं पहुंचना। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, एक ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अब आ जाओ परिक्रमण काल पे और घूर्णन काल पे। देखो परिक्रमण काल और घूर्णन काल अभी अपन ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अपन परिक्रमण काल और घूर्णन काल कायदे से देखेंगे अच्छी तरह। कब बसंत विषुव होता, कब उपस्वर अपस्वर होता, कब अपहेलियन परहेलियन होता, बड़ा दिन छोटा दिन, वो सब वहां पे देखेंगे। फिलहाल लेकिन ये थोड़ी सी देख लो बस 2 पॉइंट। इसके बाद अपन अगले लेक्चर में तो देखेंगे जब ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर होगा कि भैया परिक्रमण काल होता सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और घूर्णन काल होता अपनी धुरी पर घूमना, अपनी एक्सिस पे घूमना। ठीक है, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर कितने दिन होना? 365 दिन में लगाती, तो उससे कहते हैं अपन लोग परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल। हाँ, परिक्रमण भ्रमण तो ये चक्कर लगाना चारों ओर सूर्य के। ठीक है, तो भैया जो और घूर्णन काल क्या होता? वो अपनी धुरी पे घूमना, अपने एक्सिस पे घूमना। ठीक है, अपने अक्ष पे घूमना। ठीक है, तो भैया जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है वो होता है 365 दिन का, ये दिन है। ठीक है, और घूर्णन काल कितने दिन का होता? 1 दिन का। ठीक है, 2 के आपको याद रखना, 2 के इंपॉर्टेंट है इसलिए, और ग्रह के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 के हैं ज्यादा। मतलब पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती थी। हाँ, और घूर्णन काल अपने दिन, जैसे दिन रात, इसे हम कह रहे हैं ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जब देखेंगे उसके भी पढ़ेंगे। दिन रात होने का कारण है जब घूर्णन काल होगा, घूर्णन पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमेगी। ठीक है, अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कायदे से उसे डिटेल में। विश्व आएंगे, बसंत विश्व आएंगे, ऋतुएं आएंगे, शरद ऋतु आएगी, सब आएंगे। ठीक है, और बुध क्या करेगा? बुध का परिक्रमण काल है भैया 88 दिन और घूर्णन काल है 59 दिन। दिन याद रखना कि घूर्णन काल पूछा जा रहा है कि परिक्रमण काल पूछा, ये नहीं कि घूर्णन काल में बुध के लगाया है तुम 88 दिन और परिक्रमण काल में रख लिया तुमने 59 डेज, तो इन्हें थोड़ी बस ध्यान रखना। ठीक है, एक ये हुई आपकी। इसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? देखो ये चीजें माइनर है, छोटी छोटी, अपन लोगों को लगता है अपन लोगों को याद है अच्छी तरह, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होता है छोटे छोटे पॉइंट। कब है किलोमीटर या मीटर में दिक्कत हो जाए, मीटर या किलोमीटर में, वही तो यही तो लगा भैया हमने 16 से 20 देख रही है आपको, देख रही। धन्यवाद। सन से सूर्य का मतलब सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है उससे लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड, या तो डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 500 सेकंड। ठीक है, एक ये चीज याद रखनी है आपको। दूसरी बात, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है, डायरेक्ट 14.98 किलोमीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेट में लगभग में अपन कितनी मान लेते? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये तो दूरी हो गई, और ये हो गया सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय। कितना समय लगता? 500 सेकंड। मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। 2 चीज ये हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद पारसेक। हाँ, इसके बाद क्या है कि पारसेक। पारसेक है, देखो भैया, दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई क्या है? ठीक है, तो दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। पारसेक। और एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं लगभग में। कितने? 3.6 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष भैया कितना होता है? यहां पे देखा था अपन लोगों ने, कहां पे गया? एक प्रकाश वर्ष होता 9.4 10⁻12 किलोमीटर। अब सोच लो भैया, जब एक प्रकाश वर्ष की इतनी वैल्यू है 9.4 10⁻12, समझ रहे? 10⁻12 किलोमीटर, और भैया यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष दिख रहा है 3.6 प्रकाश वर्ष, मतलब तिगुने के बराबर। तो ये पारसेक है सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई, इससे बड़ी कोई मापक इकाई नहीं है। ठीक है, एक ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद मुझे लगता नहीं यार अब कोई चीज बची है अपनी,
देखो यार कोई चीज बची है, रह गई? नहीं, बोलो प्रभु। कुछ नहीं बचता। नहीं बची। चलो इसके बाद अपन लोग आज का जो मतलब ज्योग्राफी आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। पार्ट 1 हो गया अपना। इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे जो ग्रह रह गए अपने, ग्रहों के बारे में पूरी अपन को करेक्टरिस्टिक देख रही है उनके, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अरुण बरोड़ा, ठीक है, सबके बारे में तो अपन लोग देख लें कल थोड़ी बहुत डिटेल में रह गए। इसके बाद ठीक है, थैंक यू।